नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड के खास कार्यक्रम इनसाइड राजतंत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं अविनाश। इनसाइड राजतंत्र में हम बात करेंगे राजनीति और ब्यूरोक्रेसी के फैसलों की इनसाइड जानकारी की। खुलासा करेंगे कि आखिर इन फैसलों के अंदर के क्या कारण हैं। हमारे साथ रहेंगे न्यूज वर्ल्ड के पॉलिटिकल एडिटर उमेश निगम। तो शुरू करते हैं खबरों की इनसाइड स्टोरी का सिलसिला। मध्य प्रदेश में स्थापित निजी पावर प्लांट के मालिकों ने जल संसाधन विभाग के अरबों रुपए दबा रखे हैं। अपनी इस राशि को लेने के लिए जल संसाधन विभाग तमाम प्रयास कर रहा है, बावजूद इसके विभाग को फूटी कौड़ी नहीं मिल पा रही। इस मामले में विभाग अब सख्ती के मूड में दिखाई दे रहा है। अरबों रुपए की बकाया राशि लेने के लिए जल संसाधन विभाग अब कलेक्टर और तहसीलदार का सहारा लेकर कुर्की की कार्रवाई कराने के प्रयास में जुटा है। इसी खबर पर विस्तार से जानकारी देंगे हमारे पॉलिटिकल एडिटर उमेश निगम। उमेश जी, क्या है ये पूरा मामला और कैसे अरबों रुपए जो दबा लिए गए या भुगतान नहीं हुआ तो ये राशि बढ़कर अरबों में हो गई? क्या है पूरी कहानी? अविनाश जी, ये जो निजी पावर प्लांट है, यहाँ बिजली का उत्पादन होता है, तो इनको बिजली के उत्पादन के लिए जो है पानी जल संसाधन विभाग मुहैया कराता है और इस पानी से बिजली का उत्पादन होता है जी। तो बहुत मध्य प्रदेश में कई निजी पावर प्लांट हैं जिनको जल संसाधन विभाग लगातार डैमों के माध्यम से या और भी जो उनकी जल संरचनाएं हैं, जल स्रोत हैं, उनके माध्यम से पानी की सप्लाई करता है बिजली के उत्पादन के लिए। तो लंबे समय से ये जो निजी पावर प्लांट हैं ये पानी अपने बिजली के उत्पादन के लिए जल संसाधन विभाग से पानी तो ले रहे थे, जो जल स्रोत हैं जल संसाधन विभाग के, लेकिन उसके एवज में जो भुगतान किया जाना चाहिए था जल संसाधन विभाग को निजी पावर प्लांट के संचालकों के द्वारा, वो लंबे समय से नहीं किया गया। इस मामले में विभाग के अफसरों की भी कहीं ना कहीं लापरवाही रही कि लगातार उन पर दबाव बनाते रहते। अब ये राशि जो है वो बहुत ज्यादा पहुंच गई है। इसमें जो लेना है 352 करोड़ 11 लाख की राशि जो है निजी पावर प्लांट के संचालकों से जल संसाधन विभाग को वसूलना है जी, जो अभी तक नहीं वसूली गई है। ये राशि जनवरी 2021 की स्थिति में है जी, कि मतलब हाल ही की स्थिति में आकलन किया गया, पूरा समीक्षा की गई, तब निकल के आया है कि निजी पावर प्लांट से इतनी बड़ा अमाउंट जो है वो लेना है और वो वसूली नहीं हुई है जी। जहां एक और राज्य सरकार का जो खजाना है विकास कार्यों के लिए राशि में खासी दिक्कतें आती है, समय पर भुगतान नहीं होते हैं, वहीं इतने बड़े बड़े अमाउंट जो है जो राज्य सरकार को लेना है, संबंधित विभाग को वसूली करना है निजी पावर प्लांट के संचालकों से, वो सब वसूली नहीं हो पाई। तो इस मामले में जो है जल संसाधन विभाग के वित्तीय सलाहकार हैं विजय लक्ष्मी बारस्कर, जिन्होंने इस मामले को पूरा जब छानबीन करी, जांच पड़ताल करी, तो पता चला कि बहुत लंबे समय से वसूली नहीं हो रही है और लगातार बकाया है। इसमें इंजीनियरों पर दबाव बनाया और जो वित्तीय सलाहकार है उन्होंने इंजीनियर इन चीफ और प्रमुख सचिव को जल संसाधन विभाग के पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने ये निर्देश दिए, ये बात कही कि हर जिले के जहां जहां ये निजी पावर प्लांट है वहां पे कलेक्टरों को ये एक विभाग की ओर से जानकारी भेजा जाए, पूरा प्रकरण बना के भेजा जाए कि जो है निजी पावर प्लांट के संचालक भुगतान नहीं कर रहे हैं पानी का जी। और कलेक्टरों के यहाँ जो एक कलेक्टर का राजस्व न्यायालय भी होता है जी, तो उस राजस्व न्यायालय में ये प्रकरण चलेगा और वो वहां से बाकायदा जिस तरह से बैंकों की जो लोन नहीं चुकाते हैं जी, और उन सब की भी वसूली के लिए कलेक्टर न्यायालय से ही आरआरसी जारी होती है जी। तो ये आरआरसी कलेक्टर के यहाँ से जारी होगी और उसकी फिर सुनवाई होगी, और यदि निजी पावर प्लांट वाले समय पे जो कलेक्टर आदेश जारी करेंगे भुगतान नहीं करते हैं तो फिर कुर्की की कार्रवाई होगी जी इसमें। तो उमेश जी, ऐसे कितने प्राइवेट पावर प्लांट हैं जिन पर ये बकाया है? उनकी संख्या कितनी होगी तकरीबन? ये करीब आधा सैकड़ा से ऊपर है जी, और ये काफी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। अब सिंगरौली में ही जो है एक निजी पावर प्लांट है जिसके ऊपर 295 करोड़ और 57 लाख से ज्यादा की राशि जो जल संसाधन विभाग को लेना है, पानी सप्लाई की थी उसके एवज में जी, लेकिन ये भी वसूली नहीं हुई थी। ये बहुत बड़ा अमाउंट है। यदि ये सारे वसूली हो जाए तो विभागों की भी हालत सुधर जाए
और राज्य सरकार के खजाने को पैसा मिले, तो दूसरे जो यहाँ से वसूली हो तो दूसरे निर्माण कार्य विभाग में भी बहुत सारे निर्माण कार्य चल रहे हैं जिनके भुगतान अटकते रहते हैं। ये सारी जब वसूली हो जाए तो भुगतान भी समय पे किए जा सकें। चलिए, तो एक ये अजीब विडंबना है कि जल संसाधन विभाग को इतनी बड़ी राशि लेना है, अब उसके लिए कार्रवाई कुर्की तक पहुंच सकती है, ये भी तय हो जाएगा, लेकिन अब जो समय सीमा भी हालांकि उनके लिए तय की जाएगी कि इस समय सीमा तक। जी, एक चीज और है कि जो विभाग के वित्तीय सलाहकार है उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि पहले तो विभाग इस मामले में कार्रवाई करे जी, और जो भी चीफ इंजीनियर और कार्यपालन यंत्री हैं क्षेत्र के, वो नोटिस जारी करें, और यदि भुगतान नहीं करते हैं तो उन निजी पावर प्लांटों की वाटर सप्लाई को बंद कर दिया जाए, जिससे उनका उत्पादन बंद होगा तो वो अपने आप उनको सबक मिलेगा जी। और ये भी निर्देश दिए गए हैं कि यदि इसके बाद भी वो राशि की अदायगी नहीं करते हैं किसी कारणवश जी, तब फिर कलेक्टर का सहारा लिया जाए और बिल्कुल सख्त कदम उठाए जाए। तो अब इस मामले में विभाग बिल्कुल कोताही बरतने के मूड में नहीं है और सख्ती के मूड में दिखाई दे रहा है। यानी अब बिल्कुल जो है अगली चर्चा करेंगे हम अफसरों की लापरवाही से जुड़ी, और यही एक और प्रशासनिक खबर की हम बात कर रहे हैं। लापरवाह अफसरों का आलम यह है कि सरकार की आर्थिक मदद से चलने वाले सरकारी और अशासकीय मान्यता प्राप्त संस्थाओं के कामकाज का लंबे समय से औचक निरीक्षण नहीं किया गया। अफसरों की इस लापरवाही पर अब सामाजिक न्याय और निःशक्त जन कल्याण विभाग के आला अफसरों ने सख्त तेवर अख्तियार करने का मन बना लिया है। विभाग के प्रमुख सचिव प्रतीक हजेला ने प्रदेश के सभी जिलों के कलेक्टरों को पत्र लिखकर विभागीय मान्यता प्राप्त अशासकीय संस्थाओं का हर महीने औचक निरीक्षण करवाने के लिए निर्देश दिए हैं। इतना ही नहीं, प्रमुख सचिव ने सभी कलेक्टरों को यह भी निर्देश दिया है कि औचक निरीक्षण रिपोर्ट सही पाए जाने पर ही अनुदान दिया जाएगा। इसी विषय पर पूरी जानकारी दे रहे हैं हमारे पॉलिटिकल एडिटर उमेश निगम। उमेश जी, अब ऐसे ही अशासकीय संस्थान जो सरकार के ग्रांट पर जो है चलते हैं, अब वहाँ पर जो निरीक्षण की प्रक्रिया है जो वो अभी तक नहीं हो पा रही थी, औचक निरीक्षण वहाँ का नहीं किया जा रहा था, उस पर अब सख्ती दिखाई है, क्या कहेंगे? अविनाश जी, ये मध्य प्रदेश में का बहुत बड़ी संख्या में जो एनजीओज हैं ये संचालित होते हैं, और एनजीओ तरह तरह के क्षेत्र में काम करते हैं, अलग अलग विभागों से जुड़े हुए उसमें। तो सामाजिक न्याय विभाग जो समाज कल्याण से जुड़े हुए काम होते हैं, इनके लिए समाज कल्याण विभाग जो है, निःशक्त जन कल्याण विभाग, ये बहुत बड़ी अरबों की राशि एनजीओज को देते हैं जी। अलग अलग राशि रहती है निर्धारित, किसको कितना देना है अलग अलग योजनाओं के लिए जी। तो ये अरबों की राशि का भुगतान किया जाता है जी। लेकिन इसके लिए भी पूरी तरह से नियम बने हुए हैं, पूरा प्रावधान बना हुआ है कि जो एनजीओ को दिया जाएगा उसमें निगरानी रखी जाएगी कि जो पैसा दिया जा रहा है उसमें वाकई वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या केवल कागजों में चल रहे हैं। क्योंकि कई बार ऐसी शिकायतें भी आती है और कई बार ऐसी बातें सामने भी आई हैं, खुलासे भी हुए हैं कि बहुत बड़ी संख्या में जो एनजीओ हैं वो विभागों से जो अनुदान मिलता है वो तो ले लेते हैं, लेकिन कागजों में ही चलते रहते हैं जी। वास्तविकता के धरातल पर वो कोई ऐसे काम नहीं करते। कागजों में बाकायदा पूरी रिपोर्ट तैयार हो जाती है और कागजों में ही रिपोर्ट सबमिट कर दी जाती है और उसके आधार पर पूरा भुगतान ले लिया जाता है जी। तो अब इस मामले में विभाग के जो प्रमुख सचिव हैं उन्होंने बहुत सख्ती बरती है, और समीक्षा के दौरान ये सारी चीजें सामने आई कि देखा गया कि जो मैदानी अमला है वो एनजीओ के जो कामकाज हैं उस पर निगरानी नहीं रखता है, उनका बीच बीच में जाके औचक निरीक्षण करे। जब औचक निरीक्षण करेंगे विभाग के अधिकारी जो है, विभाग का अमला, तो वास्तविकता अपने आप सामने आएगी। लेकिन औचक निरीक्षण ही नहीं हो रहा है तो वास्तविकता सामने नहीं आ पा रही है। तो इस मामले को जो प्रमुख सचिव प्रतीक हजेला है उन्होंने बहुत ही गंभीरता से लिया और बहुत ही सख्त लेटर सभी कलेक्टरों को और विभाग के आला अफसरों को लिखा जो जिले में पदस्थ हैं। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कलेक्टरों को कि जब तक जो औचक निरीक्षण की रिपोर्ट नहीं आ जाती है तब तक किसी भी एनजीओ को फूटी कौड़ी का एक भी पैसे का अनुदान नहीं दिया जाए जी। उमेश जी, बिल्कुल सही भी है कि एनजीओ के नाम पर ये गोरख धंधा चल भी रहा है। कई बार खबरें भी सामने आती हैं कि, और जैसा आपने बताया कि कागजों पर ही
सब कुछ लेन देन होता रहता है, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं मिलता। लेकिन अब जाकर जो है शासन जागा है, और जिस तरह से आपने बताया कि प्रमुख सचिव ने बहुत ही सख्त लहजे में सभी कलेक्टरों को और संबंधित अधिकारियों को लेटर लिखे हैं, तो निश्चित तौर पर अब इस पर जो है कार्रवाई होगी। लेकिन ये जो सिस्टम है एक दिन का बिगड़ा हुआ नहीं है, लंबे अरसे से ये सब हो रहा होगा। आज जाकर ये आंख कैसे खुली, क्योंकि ये एनजीओ को अनुदान देने की बात आज की तो है नहीं, बहुत सालों से दिया जा रहा है। जी अविनाश जी, इसमें जो प्रमुख सचिव प्रतीक हजेला है, ये लगातार विभाग के कामकाज की समीक्षा कर रहे हैं जी। जब विभाग के कामकाज की समीक्षा कर रहे हैं तो सारी गड़बड़ियां धीरे धीरे एक एक करके खुल के सामने आ रही हैं कि क्या हो रहा है। और इसमें उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कलेक्टर को कि यदि जो हर महीने जी जो एक मतलब हर एनजीओ का हर महीने औचक निरीक्षण होना है जी, और यदि ये हर महीने औचक निरीक्षण नहीं करता है मैदानी अमला, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, यहाँ तक कि निलंबन की कार्रवाई की जाए और उनके इंक्रीमेंट रोके जाए। इस मामले में बिल्कुल भी वो कोताही, उन्हें भी नहीं बख्शा जाएगा जो कोताही बरतते हैं। और रहा सवाल एनजीओ की, तो वही अब बेहतर काम कर पाएंगे जो वास्तविकता में काम कर रहे हैं। जी और दिए अविनाश जी कि जो ये औचक निरीक्षण करेंगे उसकी किसी भी तरह से भनक एनजीओ को नहीं लगना चाहिए। इसकी जिम्मेदारी जो मैदानी अमला है उसकी होगी, नहीं तो वो पता चले कि औचक निरीक्षण के लिए पहुंचे और उनको सूचना दी तो सारी लीपापोती कर ली उन्होंने। जब औचक निरीक्षण के लिए पूरा अमला पहुंचा तो सारी तैयारियां उनको मिल गई और सब कुछ निर्देश तो दे दिए हैं। लेकिन जी उमेश जी, लेकिन कई मामलों में ऐसा ही होता भी है और इस तरह की चीजें भी सामने आती है। लेकिन दबाव यदि लगातार बना रहे बिल्कुल तो जो है नतीजे बहुत अच्छे सामने आएंगे। बस ऊपर से दबाव लगातार बनाना बहुत जरूरी है, जिससे सतत मॉनिटरिंग की जरूरत है। और बिल्कुल लगातार यदि दिशा निर्देश मिलते रहेंगे तो मजाल नहीं है कि कोई भी कर्मचारी या अधिकारी इस तरह की कोताही करे और एक पारदर्शी माहौल बने, ताकि जो व्यवस्था है जो स्वयंसेवी संगठनों को अनुदान देने की और वो जो जन कल्याण के काम करते हैं वो बेहतर ढंग से हो पाएंगे और उसका लाभ लोगों को मिलेगा। उमेश जी, फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ, हम जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं। अब चर्चा करेंगे डेवलपमेंट से संबंधित एक प्रशासनिक खबर की। मध्य प्रदेश में केंद्र सरकार के अनुदान से नगरीय प्रशासन और विकास विभाग में चल रही योजनाओं की 26 मार्च को शहरी विकास मंत्रालय के सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा उज्जैन में समीक्षा करेंगे। प्रदेश में मेट्रो रेल और स्मार्ट सिटी मिशन सहित कई योजनाएं केंद्र सरकार से मिलने वाले अनुदान की मदद से चल रही हैं। इसी विषय पर पूरी जानकारी देंगे हमारे पॉलिटिकल एडिटर उमेश निगम। उमेश जी, जो योजनाओं के लिए जो बैठक की जाने वाली है, क्या कुछ खबर है? अविनाश जी, केंद्र सरकार के शहरी विकास मंत्रालय की अनुदान से मध्य प्रदेश में बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं। स्वच्छ भारत मिशन है, मेट्रो रेल है, स्मार्ट सिटी है, इसके अलावा और भी कई योजनाएं हैं, सीवेज के काम हैं, पेयजल से जुड़े हुए काम हैं। ये सारे काम जो हैं वो शहरी विकास मंत्रालय इसके लिए अनुदान देता है। तो शहरी विकास मंत्रालय जो है किसी भी योजना के लिए 50% जो अंशदान होता है वो केंद्र सरकार का रहता है, 30% अंशदान राज्य सरकार का होता है और 20% अंशदान संबंधित नगरीय निकाय का होता है। शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा जो भी योजनाएं मंजूर की जाती हैं वो सारी योजनाएं नगरीय निकायों के माध्यम से संचालित होती हैं शहरों में, और जो भी स्थान है वहाँ पे जहाँ के लिए प्रोजेक्ट पास किए गए हैं। तो इनकी समय समय पर समीक्षा होती है कि जो केंद्र सरकार ग्रांट दे रही है उसका किस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है और वास्तविकता के धरातल पर वो क्या स्थिति है वहाँ पे जी। तो इसके जो कर्ता धर्ता है दिल्ली में वो दुर्गा शंकर मिश्रा हैं, सचिव शहरी विकास मंत्रालय। वो पहले भी कई बार यहाँ आए और समीक्षाएं करी और जहाँ कहीं कोई कमी दिखती है तो उसको तत्काल इंगित करते हैं और फिर उस कमी को यहाँ के अफसर दूर करते हैं। और राशि नहीं मिल रही है या कहीं कोई और रुकावट है या कोई और बात है, कोई दिक्कत है, तो सारी चीज़ों पे विस्तार से चर्चा होती है। और उसके बाद फिर जो केंद्र सरकार से राशि रिलीज होना, क्योंकि इसमें उपयोगिता प्रमाण पत्र भी देना होता है कि हमने इतना काम कर लिया है, जो केंद्र सरकार से हमको इतनी राशि अभी मिली है, इसकी अगली किस्त फिर जारी कर जाए, क्योंकि केंद्र सरकार किस्तों में राशि को रिलीज करती है जी। तो अविनाश जी, मध्य प्रदेश में स्वच्छ भारत मिशन में जो काम चल रहे हैं उसके लिए भी एक बहुत बड़ी राशि दी है। इंदौर लगातार पहले स्थान पर आ रहा है
ये केंद्र सरकार के अनुदान और उससे भी बहुत सारे उपकरण और सारी चीजें मुहैया कराई जा रही है। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। इसमें गरीबों के लिए आवास बनाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मध्य प्रदेश में 7,99,000 आवास शहरी विकास मंत्रालय ने स्वीकृत किए हैं और ये बनाए जा रहे हैं। इसमें से 2,87,000 जो आवास हैं गरीबों के लिए, इनका निर्माण पूरा कर लिया गया है और आने वाले दिनों में एक बार फिर प्रधानमंत्री गृह प्रवेश करेंगे, गृह प्रवेश करवाएंगे गरीबों का इन जो मकान बन रहे हैं उसमें। इसके अलावा जो इन आवास के लिए पट्टे का प्रावधान था जमीनों का जिसके मकान के निर्माण के लिए, तो उसमें भी राज्य सरकार ने नियमों में परिवर्तन किया है जिससे कि ये गरीबों के लिए मकान बनाए जा सके। स्मार्ट सिटी योजना के तहत जो है 6,880 करोड़ रुपए, ये 7 स्मार्ट सिटी योजना 7 शहरों में काम चल रहा है। इसमें 468 परियोजनाएं काम हो रहा है, जिसमें 6,880 करोड़ की लागत से ये परियोजनाएं संचालित हो रही हैं, जिसमें से 216 योजनाएं लगभग पूर्ण हो चुकी हैं और 2023 तक बाकी के इस पूरे प्रोजेक्ट को पूरा करने का लक्ष्य है। तो इन सब की जो केंद्र सरकार के सचिव आ रहे हैं शहरी विकास मंत्रालय के, वो पूरी जानकारी लेंगे कि अद्यतन स्थिति क्या है। इसके अलावा मेट्रो रेल जो भोपाल और इंदौर में बिछाई जा रही है, ये इसका पहला कॉरिडोर जो है अगस्त 2023 तक पूरा करने का टारगेट रखा गया है और भोपाल में 27.87 किलोमीटर का कॉरिडोर बनाया जा रहा है जो 6,941 करोड़ से की राशि से, और इंदौर में 31.55 किलोमीटर का एक कॉरिडोर बनाया जा रहा है जो 7,500 करोड़ की राशि से ये काम होगा। इसके अलावा सीवेज के काम और पेयजल से जुड़े हुए काम और प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत जो है वो गरीबों को जो ठेले वाले हैं, हाथ ठेले वाले, इनको लोन दिलाने की जो प्रधानमंत्री ने अभी कोरोना काल में ये योजना शुरू करी है, तो इसके तहत भी कितने लोगों को लोन मुहैया कराया गया, इसके लिए नगरीय निकायों ने क्या पहल करी, ये सारी चीजों पे विस्तार से चर्चा होगी और वस्तु स्थिति सामने आएगी और कार्य को गति मिलेगी। बिल्कुल, कार्य को गति मिलेगी और इस तरह की योजनाएं जो हैं अमल में आएंगी। उमेश जी, अब बात करेंगे हम अपने खास सेगमेंट चलते चलते की, जिसमें राजनीति या ब्यूरोक्रेसी के क्षेत्र में चर्चित प्रसंग की बात की जाएगी। तो आज कौन सा प्रसंग चर्चा का विषय बना है, ये हमें बताइए। अविनाश जी, एक कहावत है, वक्त वक्त का फेर है। कहा जाता है कि समय बलवान होता है। ऐसा ही कुछ मंत्रालय में पदस्थ एक सीनियर IAS अफसर के साथ ये मुहावरा जो है बिल्कुल फिट बैठ रहा है। ये महाशय का जो समय था वो जब पिछली सरकार थी तो कुछ समय ऐसा था कि ये चीफ सेक्रेटरी बनने की कतार में शामिल हो गए थे लेकिन समय ने पलटी खाया और अब ये हालत हो गई है कि महाशय दिल्ली जाने के लिए उतावले हो रहे हैं और दिल्ली जाना चाहते हैं, मध्य प्रदेश में रहना नहीं चाहते हैं क्योंकि अब यहाँ मन नहीं लगता। और ये समय का ही फेर कहा जाए कि इनके बैच के जितने भी सारे साथी हैं वो सब केंद्र में सचिव स्तर पर इम्पैनल्ड है, लेकिन ये महाशय चूंकि यहाँ पे चीफ सेक्रेटरी बनने की कतार में लगे थे, इसलिए दिल्ली में उस समय उन्होंने रुचि नहीं दिखाई और कोई जोड़ तोड़ नहीं किया। तो ये महाशय अपने बैच में अभी तक एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पर ही इम्पैनल्ड हो पाए, लेकिन ये वक्त का फेर है कि अब एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पे जो इम्पैनल्ड है उसी पे उनको दिल्ली जाना होगा। और दर्शकों की सुविधा के लिए बता दें कि मामला 88 का है। चलिए, तो इनसाइड राजतंत्र में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे राजनीति और ब्यूरोक्रेसी के कुछ नए फैसलों की इनसाइड स्टोरी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड।